जो है आप लेसन पहले पढ़ चुके हैं, तो हम जो है दिसंबर एग्ज़ाम के लिए रिवीज़न कर रहे हैं। जैसा मैंने बेटा पहले आपको बताया है कि जो क्वेश्चन पेपर है आपका, उसमें इंटरनल क्वेश्चन भी डाले हुए हैं, ऑप्शनल भी क्वेश्चन आने हैं, तो लेसन बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है आपने। अच्छी तरह से आप जो है लेसन रीड करेंगे और विद बैक एक्सरसाइज। तो लेसन है बेटे गलता लोहा। गलता लोहा पेज नंबर जो है, लेखक है शेखर जोशी। पेज नंबर 54 ओपन करेंगे आप। पेज नंबर 54 शेखर जोशी जी का जो है लेसन है गलता लोहा। तो जो गलता लोहा है उसमें क्या दिखाया गया है बेटा कि समाज का जो जातिगत विभाजन है, जो हम कई बार जो है जो जातिगत विभाजन है समाज का, उस पर टिप्पणी करती है ये कहानी। उदाहरण यह है कि शेखर जोशी जो है लेखन में अर्थ की गहराई को दिखाते हैं। उनके अंदर बड़बोलापन नहीं है, लेकिन अर्थ की गहराई है, अर्थ गांभीर्य जिसको हम बोलते हैं। तो कहते हैं कि एक मेधावी किंतु एक निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन जो है किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान जो है बेमानी हो जाती है। कि किस प्रकार एक मेधावी और निर्धन निर्धन ब्राह्मण युवक किन परिस्थितियों के चलते उसकी मनोदशा ऐसी बन जाती है कि वह जो है जातीय अभिमान नहीं करता और सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता है और उसके काम में भी अपनी कुशलता को दिखाता है। तो मोहन का जो व्यक्तित्व है वो जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता है। मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। तो इसलिए जो है पाठ का नाम क्या रखा गया है, गलता लोहा। कि जो जातिगत विभाजन है, जातिगत भेदभाव है, उनको छोड़कर मोहन जो है धनराम लोहार के अफार पर भी बैठता है, जो उस समय अमान्य था, और उसके काम में भी अपनी कुशलता को दिखाता है। इस प्रकार जो है ऐसा लगता है कि जो लोहा है वो गलकर नया आकार ले रहा हो। मोहन के अंदर से जो जातिगत भेदभाव हैं वो समाप्त हो जाते हैं और वह धनराम का जो है काम में हाथ बटाता है। इसलिए जो पाठ का नाम है वो क्या रखा गया है, गलता लोहा। तो बेटा पाठ जो है हमारा क्या नाम है, गलता लोहा, और लेखक हैं शेखर जोशी जी। और यहाँ पर जो है लेखक क्या बताना चाहता है, लेखक ये बताना चाहता है कि किसी भी प्रकार से जो है हम अपने आप को आकार दे सकते हैं। किसी भी प्रकार से हम बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदल सकते हैं। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। तो क्या है, मोहन के पैर जो हैं अचानक जो है सिला ना चाहते हुए शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन में किसी कोने में शायद धनराम लोहार के आफर की वह अनुगुंज शेष थी, जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। जैसे हथौड़े की आवाज आती है जब वो लोहे के उस पर लोहार मारता है, तो उसकी जो गुंज है वो सुनाई दे रही थी किसको, अनुगुंज में प्रतिध्वनि। अनुगुंज जो है रह रहकर कानों में गूंजना बार बार। फिर क्या हुआ कि 2-3 दिन से मोहन जो है अपने पैरों को रोकता था, लेकिन आज वो पैर जो है अनायास ही धनराम लोहार के आफर की तरफ मुड़ गए। वह कई दिनों से जो है उसकी बार बार उस हथौड़े की ध्वनि जो है उसको सुनाई दे रही थी। वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। निहाई पर रखे लाल गरम लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाज ठंडे लोहे पर चलती
चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक उन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। कौन पहचान सकता था? मोहन। निहाई क्या होती है? एक विशेष प्रकार का बेटा लोहे का ठोस टुकड़ा होता है जिस पर लोहा आदि धातु रखकर पीटी जाती है। आपने देखा होगा लोहार की दुकान पर, लोहे वाले की दुकान पर एक चकुटा सा जो है, एक लोहे का जो है, ठोस लोहे का बना हुआ टुकड़ा होता है और उस पर जो है कोई भी धातु रखकर हथौड़े से उसे पीटा जाता है, तो उसे कहते हैं बेटा हम निहाई। तो लंबे बेंट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट छाट कर साफ कराएगा। बूढ़े वंशीधर जी के दूते का अब यह काम नहीं रहा। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास उपवास नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा श्वास लेकर कहा था, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्र पाठ करना था। अब मुश्किल हो अब मुश्किल ही लग रहा है। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं, एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता। कुछ समझ में नहीं आता। यानी कि जो मोहन के पिता हैं बंशीधर जी, मोहन के पिता का क्या नाम है? बंशीधर जी। तो बंशीधर जी जो हैं वो अब बूढ़े हो चुके हैं। उन्होंने जो अपना घर गृहस्थी चलाई है वो पंडिताई का काम करके, पुरोहिताई का काम करके जो है उन्होंने चलाई है। लेकिन अब जो है वो बूढ़े हो चुके हैं, उनका जो शरीर है वो बिल्कुल जर्जर हो चुका है। अब ना तो वो व्रत और उपवास झेल सकते हैं और ना लंबी यात्रा पर जो है जा सकते हैं कि किसी यजमान का घर अगर दूर है तो वह वहां पर जो है पूजा पाठ कराए। इस प्रकार जो है, जो मोहन घर से निकला है वो हंसुए को लेकर, बेंट वाले हंसुए को लेकर इसलिए निकला है ताकि जो खेत के चारों ओर कांटेदार झाड़ियां हैं उनको काट छांट कर साफ किया जाए। तो गणनाथ जाग आज जो है रुद्र पाठ करना है किसको? मोहन के पिता को, वंशीधर जी को, किसी पास के गांव में। तो 2 मील की वहां पर सीधी चढ़ाई है। तो वे कह रही हैं कि अब मेरे बस की बात नहीं है। मोहन उनका आश्चर्य न समझता हो ऐसी बात नहीं है। यानी कि मोहन अपने पिता के कहने की बात को बिल्कुल समझता था, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास है ही है और न वैसी गति। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बातें कह दी गई थी वैसे ही अनुत्तरित रह गई। तो जो उसके पिता बातें कर रहे थे उसका जो है मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया, अनुत्तरित जिसका उत्तर न दिया गया हो। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा कि वह पूरी तरह कुंद हो चुका है। फिर जैसे ही उसने हंसुए की धार पर हाथ फेरा तो उसे लगा कि यह बिल्कुल ही कुंद यानी कि ठप हो चुका है, बिल्कुल भी पैना नहीं है। मतलब हसुआ क्या होता है बेटा? दरांती। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए वह पूरी तरह से कुंद हो चुकी थी। धनराम अपने बाएं हाथ में से धोकनी फूंकता और दाएं हाथ में मुट्ठी भट्ठी में गर्म होते हुए लोहे को उलट पलट रहा था और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा था। कारीगरी की कप को वह पारखी नजरों से देख रहा था कि जो धनराम है वह क्या कर रहा है। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। तो मोहन ने धनराम से क्या पूछा कि मास्टर त्रिलोक सिंह जी तो अब गुजर गए होंगे।
वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे, क्योंकि मोहन और धनराम जो है बेटा एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तो मोहन जो है अपने स्कूल की बातें करता है, बचपन की बातें करता है और पूछता है धनराम लोहार से कि अब तो जो है मास्टर जी तो गुजर गए होंगे, त्रिलोक सिंह जी तो। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, मास्टर साहब भी क्या आदमी थे लल्ला, अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूं आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा रहता था। दोनों हाँ हाँ कर हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गई। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कष्ट खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चार दीवारी में उतरते हैं। तो जो है क्या बताते हैं वे अपने बचपन के बारे में कि जो हमारे मास्टर जी थे, मास्टर त्रिलोक सिंह जी, वे जो है गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी जो है कश खींचते थे और जो है स्कूल की चार दीवारी में प्रवेश करते थे, यानी कि हुक्का पीने के बाद। गोपाल सिंह की दुकान पर हुक्का पीने के बाद जो त्रिलोक सिंह जी मास्टर साहब उस स्कूल में एंट्री करते थे, थोड़ी देर पहले तक धमाकोचड़ी मचाते, उठा-पटक करते और बांज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया है। कई स्वर कड़े स्वर में वे पूछते हैं, प्रार्थना सभा कर ली तुम लोगों ने? यानी कि कोई बच्चा कुछ कर रहा होता, कोई कुछ कर रहा होता और वे आगे पूछते थे कि तुम लोगों ने जो है प्रार्थना कर ली है? असेंबली हो चुकी है आपकी? यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका संवेद स्वर जरूर पहुंचता। संवेद मतलब सस्वर गायन, जब एक साथ हम गाते हैं। तो मास्टर साहब को पता था कि प्रार्थना नहीं हुई। यदि प्रार्थना होती तो सस्वर गायन का जो स्वर है वो मास्टर साहब के पास दुकान में ही पहुंच जाता। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक कर लड़के को देखते हैं। फिर वही कड़कदार आवाज, मोहन नहीं आया आज। मोहन उसका चहेता शिष्य था, पुरोहित खानदान का, कुशाग्र बुद्धि का बालक था। पढ़ने में ही नहीं गायन में भी वह बेजोड़ था। त्रिलोक सिंह ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह, हे प्रभु आनंद दाता, हम ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। तो मोहन ही जो है प्रार्थना करवाता था, प्रार्थना सभा करता था। बाकी जो है सभी को वही जो है कमांड करता था और सभी को एडजस्ट करता था लाइनों में। इस सचमुच क्या हुआ कि मास्टर साहब की बड़ी उम्मीदें थी। किससे? किससे थी उम्मीदें मास्टर साहब की? मोहन से, कि मोहन जो है एक अच्छा बच्चा है और वह सब कुछ जो है एडजस्ट कर लेता है। वह पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़ था। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह, हे प्रभु अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उन अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता। तब वे उसे फिसड्डी बालक को दंड भी देते थे, कि जो बालक फिसड्डी होता था उसको दंड भी देते थे और मोहन की वह प्रेज करते थे कि मोहन जो है सबसे अच्छा छात्र है, प्रार्थना भी करवा लेता है, सारी एडजस्टमेंट वो अच्छे से कर लेता है। पकड़ इसका कान और लगवा इससे 10 उठक बैठक।
और फिर जो बच्चा नहीं करता था, नहीं क्वेश्चन आंसर सुनाता था, तो वो सजा भी जो है मोहन से ही दिलवाते थे कि इसका कान पकड़ और इससे उठक बैठक दंड बैठक इससे लगवा। मैं आदेश वे आदेश दे देते मास्टर त्रिलोक सिंह जी, किसको? मोहन को। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेत खाए थे। तो जो है धनराम भी उन बच्चों में से एक था जो मोहन के हाथों जिसकी पिटाई हुई थी। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। वही थोड़ी बहुत जब वो उसे मारता था तो धनराम को जलन तो होती थी मोहन से, लेकिन फिर भी वो जो है आदर और स्नेह का भाव रखता था मोहन के प्रति। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं समझा, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता रहा था। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम रोशन करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतीहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया था, धनवा 13 का पहड़ा सुना दो। तो धनराम से, क्या सुना मास्टर जी ने? 13 का पहड़ा, 13 की टेबल। 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। यानी कि 13 का जो पहाड़ा है वो बहुत मुश्किल लग रहा था धनराम को। तेरे एकम तेरे, तेरे दूनी 24। सट्टाक एक संटी उसकी पिंडलियों पर मास्टर साहब ने लगाई। मतलब जैसे ही धनराम पहाड़ा शुरू करता था, तेरे एकम 13, तेरे दूनी 24, जैसे ही 24 की गलती करता तो मास्टर साहब जो है एक छड़ी जो है उसकी पिंडियों पर लगाते थे। एक छड़ी, एक संटी उसकी पिंडलियों पर मास्टर साहब ने लगाई थी कि वह टूट गई, कि वह जो है स्टिक ही टूट जाती थी। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले में अच्छी तरह जो है नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़कर ला, कि नाले से एक अच्छा जो है स्टिक तोड़कर ला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था। सजा पाने वाले को ही उसके लिए हथियार भी जुटाना पड़ता था। यानी कि जिसको स्टिक लगती थी वही स्टिक लेकर आता था। और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता था जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। अगर वह जो है छड़ी बिल्कुल सॉफ्ट लेकर आता या वह जल्दी टूटने वाली छड़ी लेकर आता तो मास्टर साहब और अधिक उसकी पिटाई कर देते थे उस छात्र की। जिस छात्र की पिटाई की बारी होती थी उसी से ही वह स्टिक मंगवाते थे। तो इसलिए स्टिक भी जो है बच्चे जो है स्ट्रोंग लेकर आते थे। क्यों? क्योंकि यदि वैसी लेकर आते, सॉफ्ट लेकर आते तो जो है अ, मास्टर साहब त्रिलोक सिंह जी उसे और अधिक मारते थे। इसलिए जो है वे जो है स्टिक बहुत सॉफ्ट लेकर आते थे। धनराम की मंदबुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर, घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। छुट्टी के समय जब मास्टर साहब ने उससे दोबारा पहड़ा सुनने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते वह फिर लड़खड़ा गया। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बेत का उपयोग करने की बजाय जबान का चाबुक चला दिया। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा पड़ा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। अपने थैले से 5-6 दरातियां निकालकर उन्होंने धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी थी। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। अब क्या है कि जो है छड़ी तो नहीं लगाई धनराम को,
त्रिलोक सिंह मास्टर जी ने लेकिन उस पर कमेंट किया, कटाक्ष किया, व्यंग्य किया कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा पड़ा है, विद्या का ताप कहाँ समाएगा तेरे दिमाग के अंदर। और अपने थैले से क्या किया, 5-6 दरातियां निकालकर धनराम को दे दी कि इन पर धार लगवा लाना। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य तुम्हारे अंदर नहीं है। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धोकनी फूंकने या सान लगाने के काम में उलझाना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने तक की विद्या सिखाने लगा। फर्क इतना ही था कि जहां मास्टर साहब त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेंत चुनने की छूट दे देती थी, वहां गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे और जरा सी गलती होने पर छड़ बेंत हत्था जो भी हाथ में लग जाता उसी से अपना प्रसाद दे देते। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत को संभाल लिया। तो क्या है कि गंगाराम जो है किसके पिता हैं, धनराम के। तो अब जो है धनराम थोड़ा बहुत काम अपने पापा के पास से सीख रहा था। तो जैसे ही गंगाराम जी का निधन हुआ तो उसके बाद सॉरी, सारा काम किसने संभाल लिया, गंगाराम के बेटे धनराम ने पूरा काम संभाल लिया। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया कि जब 5वीं क्लास तक जब उन्होंने पढ़ाई की तो 5वीं में जो है उन्हें छात्रवृत्ति मिली, वजीफा मिला, किसको, मोहन को। और इससे जो है मास्टर जी की भी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हो गई। साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का सपना देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी भी दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का गुजारा करते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा देना चाहते थे, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। लेकिन इच्छा होने पर भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते पर पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। तो भी बंसीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते। सॉरी बेटा। वर्षा के दिनों में नदी पार करना और भी कठिन हो जाता। वंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया था। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पीकर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गांव लौट आता था। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतर पर ही था और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था तो पहाड़ी की दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ जंखाड़ और पात पतेल आने शुरू हुए तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काट कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुंचते पहुंचते मटमैले पानी का रैला उन तक आ ही पहुंचा। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुंचने में सफल हो सके। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की। तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दें और घर में
जहाँ 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह से पढ़ लिख सकेगा। वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हों। उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ-बाप और अपनी गाँव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा-सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुँचा। अब मोहन की ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू होता है। की 2 महिलाएँ जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, का हाथ बटाने के अलावा धीरे-धीरे वह मोहल्ले की सभी चाची और भाभियों के लिए काम-काज में हाथ बटाने का साधन बन गया। मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाज़ार से, मोहन ये कपड़े धोबी को तो दे आ, मोहन 1 किलो आलू तो ला दे, यानी कि पूरे पड़ोस का वह एक नौकर सा बन गया। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादरी बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। तो जो है रमेश उसको क्या बताता था कि ये मेरा घरेलू नौकर है। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में जो है उसका नाम लिखवा दिया। लेकिन एकदम नए वातावरण और दिन रात के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बंधी बंधाई लीक पर चलता रहा। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश व उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे स्कूल में शहर में ही गुजार देना पड़ता था। अगले दर्जे की तैयारी का तो बहाना था, सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था क्योंकि और कोई चारा भी उसके सामने नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी भी नहीं करना चाहता था। यानी कि मोहन ने अपने पिता को भी नहीं बताया कि वहां जो है मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों? क्योंकि वह अपने परिवार वालों को दुखी नहीं करना चाहता था और वंशीधर मोहन का पिता जो है उसके सुनहरे भविष्य के सपने देखने लगा था। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया। क्या है? 8वीं कक्षा की पढ़ाई शुरू समाप्त करके जो है मोहन छुट्टियों में घर आता है और इसके बाद क्या होता है, जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। बात घूम फिर कर फिर जिस ओर से उठती वह इसी मुद्दे पर जरूर खत्म हो जाती कि हजारों लाखों बीए एमए मारे मारे फिर रही हैं। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता। धीरे धीरे 1.5 2 वर्ष का यह समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। इसके बाद जैसे कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा मोहन, तो वंशीधर से जो है जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वह बड़े उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगता और मन ही मन उनको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस भी नहीं जुटा पाए। लेकिन जब वंशीधर को वास्तविकता का पता चला कि मेरे बेटे के ऐसे ऐसे हुआ है, तो वो है लोगों को भी इस वास्तविकता को नहीं बता पाए। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। धनराम ने भी जो है उसके पिता से मोहन के बारे में पूछा। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था कि उसकी सेक्रेटरीट में नियुक्ति हो गई है और शीघ्र शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा।
धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था। ऐसा होना ही था। उसने सोचा, दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर वंशीधर आगे बढ़ गए। धनराम के शब्द, मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे। त्रिलोक सिंह मास्टर जी की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। धनराम ने मोहन के हंसुए की फाल को बेंत से निकालकर भट्टी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। गरम लोहे का हंसुआ जो है हवा में ठंडा होने से काफी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापस बेंत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफी मांगी हो। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वह फिर वहां बैठा रहा, जैसे उसे वापस जाने का कोई जल्दी ना हो। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता, कि जो ब्राह्मण है वो शिल्पकार टोले में नहीं बैठते। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों से शहर में रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो ऐसा साधन नहीं था। ऐसा वही संभव हो ही नहीं सकता था। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ गया, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्ठी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से संडासी पकड़कर जब वह दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट करता तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़े मुड़े नहीं रहा था। कि जो लोहा है जिसका वो वह बनाना चाहता था गोलाई दे के, लेकिन वह नहीं बना। और फिर जो है उसने क्या किया, दोबारा उसको भट्टी पर गरम किया, नपी तोले चोटें मारी और निहाई पर रखकर उसे ठोंकते पीटते सुनने को का भट्टी में गरम करते थे और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते थे। मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से होता था कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। वह अवाक मोहन की ओर देखता रह गया। तो धनराम जब एक छड़ को गोलाई दे रहे थे तो उनसे यह काम नहीं हो रहा था, और मोहन ने यह काम जो है बिल्कुल आसानी से कर दिया और धनराम उनके मुंह की तरफ देखता रहा। और क्या कहता है कि कमाल की कारीगरी है भाई तुम्हारी। तो उसे मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक को इस तरह के काम में उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था। वह शक्ति दृष्टिकोण से में इधर उधर देखने लगा। वह संकित दृष्टि से, जैसे शंका हो कि यह मोहन ही है। धनराम को संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति में उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले को त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। उसने धनराम को और अपनी कारीगरी को स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। उसकी आंखों में एक
सर्जक की चमक थी, जिसमें न स्पर्धा थी और न ही किसी भी प्रकार की हार जीत का भाव था। तो आज का जो ये लेसन था बेटा, गलता लोहा। जो तो गद्य भाग के जितने भी लेसन हो चुके हैं, हमारे रिवीजन भी हो चुका है। वैसे 4 लेसन है हमारे गद्य भाग के। कौन कौन से हैं? भारत माता, जामुन का पेड़, स्पीति में बारिश और गलता लोहा। तो इन सभी चारों लेसनों का टेस्ट होगा आपका, ओरल टेस्ट, मंडे को। बी प्रिपेयर स्टूडेंट्स। तो आज का जो लेसन है बेटा हमारा यहीं समाप्त होता है। ओके।